तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने का तरीका और लाभ। अनार के बाग में लगने वाले कीट रोग और रोकथाम के उपाय। हमारे राज्य में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और इस समय बहुत से किसान इनकी स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय खुले में नर्सरी डालने पर अधिक बारिश और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौध प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर किसान भाई प्रो ट्रे में नर्सरी डालें तो वे अधिक बारिश और कीट व्याधियों से नर्सरी को होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरौली जिला समस्तीपुर की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संचिता घोष से। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी जो बरसात का मौसम है, इस समय सब्जी का नर्सरी हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो उसमें हम बातचीत करेंगे कि अभी कौन कौन सा सब्जी अब बीज गिरा सकते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो अगेती फूलगोभी का बीज गिरा सकते हैं, साथ ही में पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, ये सब का बीज आप लोग गिरा सकते हैं। तो जैसे कि ये सब का बीज आप प्रो ट्रे में गिरा सकते हैं। तो प्रो ट्रे क्या है? प्रो ट्रे एक है कि हर प्रो ट्रे में क्या होता है, एक एक छिद्र रहता है, उसमें एक एक सेल में एक एक बीज डाला जाता है और उसमें पौधा तैयार होता है। प्रो ट्रे पोपेलीन से बनी हुई विभिन्न केविटी वाले ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 केविटी यानी खाने वाले ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4 से 5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों के पौध तैयार करने के लिए भी बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिनका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। बताना चाहेंगे कि जो ट्रे है, ट्रे बहुत सारे छिद्र का ट्रे आता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं कि 98 सेल वाला ट्रे लेते हैं, उसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर अगर खेती करना चाहेगा किसान तो उसमें 600 ट्रे का ज़रूरत होता है। वो उसके बाद क्या है कि कोकोपीट को हम जो मिक्सचर बनाएंगे ट्रे में डालने के लिए, तो उसमें क्या हम रखते हैं कि 4 भाग कोकोपीट। आखिर हम ये कोकोपीट क्या है, मैं बोलना चाहूँगी कि ये कोकोपीट कुछ नहीं है, बस नारियल का बुरादा है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण व वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मिकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं।
ये हल्के रंग का होता है। परलाइट, इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इन 3 ही अवयवों को मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मिक्सचर कैसे तैयार करेंगे डालने के लिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग जो है गार्डन सॉइल मतलब बालुई दोमट मिट्टी, और साथ ही साथ 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिक्यूलाइट, ये सब मिक्सचर करके हम तैयार करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो कोकोपीट है इसको हम 24 घंटा पहले फुलाने के लिए रख देते हैं ड्रम में। 200 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और कोकोपीट को 1 रात पूरा भिगाने के लिए रख देंगे। उसके बाद अलग नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग को बीज बोना है, ट्रे में लगाना है बीज, उसको हम क्या करेंगे, निकाल के पानी से निकाल के पानी निचोड़ के एक प्लास्टिक शीट में बिछा देंगे और 7 से 8 घंटा उसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि उसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर 4 भाग कोकोपीट, 4 भाग मिट्टी, 1 भाग परलाइट, 1 भाग वर्मिक्यूलाइट, सब मिक्सचर करके हम मिक्सचर तैयार करेंगे और प्रोटे में पूरा पहले मिक्सचर को भरेंगे। उसके बाद जो हाइब्रिड सीड आता है वो ऑलरेडी ट्रीट होकर के ही आता है। फिर भी हम बताना चाहेंगे कि हर समय जैसे कि माँ को टीका लगता है वैसे ही बीज को भी टीका लगाना ज़रूरी है। तो कैसे हम टीका लगाते हैं बीज को? बीज को उपचार करते हैं, मतलब केमिकल से करना चाहेंगे तो कैप्टन है, थायरम है, बहुत सारा है कंपाउंड जो हम कर सकते हैं बीज का उपचार। इसके बाद क्या करते हैं, बीज एक होल में, एक छिद्र में एक बीज हम डालते हैं और उसको इस चीज़ का ये प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने का एक और जो अच्छाई है मैं बताऊंगी, वो क्या है कि इसको हम कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए भारी बारिश हो गया तो तुरंत कहीं अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटे एरिया में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि बीज लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक ट्रे के ऊपर एक ट्रे रख देते हैं और उसको झाँप देते हैं। उसके बाद जैसे 3 से 4 दिन के बाद जैसे सुतली जैसा निकल के आता है, जर्मिनेशन जब होता है, तब एक ट्रे को क्या करते हैं हम लोग बिछा देते हैं और ट्रे में जब पौधा अच्छा से तैयार हो जाता है 25 से 30 दिन में, तो वो ट्रे को क्या करते हैं हम 2 हाथ में 2 ट्रे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छा आसानी से शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, किसान भाई इसको अपना सकते हैं। सब्जियों की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दे ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकाले कि हाथ के अंगूठे एवं उंगली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जल क्षेत्र सहित बाहर आ जाए। खेत में लगाते समय पौधा दबा कर लगाएं। अगर इसके लाभ की बात करें, बीजों की मात्रा कम लगती है, पौध स्वस्थ और एक समान तैयार होती है। पर इसमें अगर प्रोट्रे में आप लोग किसान भाई अपना सब नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के तहत पौधा को उखाड़ते हैं तो पूरा ट्रे से एकदम कुल्फी के स्कूप जैसा निकल के आता है, तो उसमें जड़ टूटने का कोई संभावना नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, खासतौर से एक सेल में एक बीज हम डाल रहे हैं, इसलिए 100% जर्मिनेशन होता है। क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड बीज किसान भाई लगाते हैं उसका बहुत कॉस्टली आता है, पर जब ज़मीन पे लगाता है उसमें मात्र 50 से 60%, कभी कभी मैक्सिमम 70% से ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये किसान भाई का नुकसान होता है। तो अगर किसान भाई आप लोग प्रोट्रे में लगाएंगे बीज तो उसमें 90 से 100% जर्मिनेशन होता है और साथ ही साथ पौधा का ग्रोथ भी अच्छा होता है, पौधा स्वस्थ भी रहता है। हर एक पौधा को समानता मिलता है, उसका जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अनार की खेती बिहार में तेजी से फल फूल रही है। अच्छी आमदनी के चलते किसान अनार की बागवानी को बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन कई बार अनार के बागों में विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जो कि उत्पादन और फलों की क्वालिटी को कम कर देते हैं। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर गिरीश चंद्र कुमार से। के रोग लग जाते हैं जिसकी वजह से इसका उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। ऐसे तो देखा जाता है कि इसका जो फल होता है शुरुआती अवस्था में जो लक्षण आते हैं पत्तियों के ऊपर आते हैं, फिर फलों के ऊपर आते हैं। कभी कभी जो पतली शाखाएं होती हैं उनके ऊपर भी काले काले रंग के इस तरह धब्बा दिखाई देते हैं, जिसके वजह से इसका टहनियाँ सूख जाती हैं और उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। और पत्तियाँ कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या रोग का आक्रमण ज़्यादा होता है तो पत्तियाँ इसमें झड़ के गिर भी जाती हैं। तो इसका लक्षण ये है, और इस लक्षण के आधार पर यदि हमारे जो अनार की खेती करने वाले किसान हैं इसके रोकथाम के लिए जो एंटीबायोटिक होता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन 50 ग्राम ले लेते हैं, उसे 25 से 30 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ले लेते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो दर होता है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से दोनों का एक साथ घोल बना लेते हैं और 8 से 10 दिन के अंतर पर इसका छिड़काव करते रहते हैं। तो जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है या जीवाणु धब्बा रोग पत्तियों के ऊपर या अनार के फलों के ऊपर या टहनियों के ऊपर लगता है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक इसमें रोग लग जाता है कि कभी कभी ये जो पेड़ होता है इसका जो पौधा होता है ऊपर से सूखने लगता है, जिसे हम डाई बैग कहते हैं या उल्टा सूखा रोग कहते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो प्रभावित भाग होता है उसकी कटाई छटाई कर देना चाहिए समय समय पर, और कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से इसका जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़े। इस तरह से जो उल्टा सूखा रोग है या डाई बैग रोग है अनार का, उससे फसल को बचाया जा सकता है। एक तीसरा रोग लग जाता है, इसमें श्याम बर्ड रोग लग जाता है। जो श्याम बर्ड रोग लग जाता है तो पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर और टहनियों के ऊपर और भागों पर भी, ये फूलों के ऊपर भी ये ब्राउन ब्राउन या भूरे भूरे रंग का धब्बा बना लेता है और पौधा को प्रभावित करने लगता है, फसल बहुत कम मिल पाता है। तो इसके रोकथाम के लिए डाइथेमियम 45 नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर साथ समय इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है। फल का फटना। अनार की फसल में फल फटना एक प्रमुख दैहिक विकार है, जिसके कारण फलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और ऐसे फलों का बाजार में मूल्य काफी कम मिल पाता है। छोटे या कम विकसित फलों में ये मुख्यतः बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है, लेकिन पूर्ण विकसित फलों में ये समस्या बोरोन तत्व की कमी के अलावा अनियमित सिंचाई, जलवायु में बदलाव के कारण भी हो सकती है। मृग बहार के फलों में ये समस्या अन्य बहार की तुलना में अधिक देखी गई है। इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या बोरिक अम्ल और 250 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। अनार के बाग में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। प्रतिरोधी किस्में जैसे बेदाना, बोसेक, जालौर सीडलेस, खोग इत्यादि लगाएं। एक और इसमें कीड़ा लग जाता है। आप देखिए ये जो इसका टहनी का एकदम शीर्ष वाला भाग होता है, इसके ऊपर गांठ बन जाता है। इस गांठ में इसका जो एडल्ट होता है, वयस्क होता है, ये पूरा घर बना के रहता है और वहाँ मोटा हो जाता है, वो भाग मांसल हो जाता है। फिर आगे का जो अनार का पौधे का विकास होता है या टहनियों का विकास होता है वो रुक जाता है, शाखाएं का विकास नहीं हो पाता है। अब इसके ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इस तरह से गालमिज नामक अनार के
पौधे के ऊपर आक्रमण करता है, गांठ बनाता है, तो इस गांठ को जहाँ से बना हुआ है उसे शीर्षस्थ भाग को, प्रभावित भाग को काट देना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाइए। साथ ही साथ आप कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग आप नीम आधारित उसमें मिलाकर प्रयोग करेंगे तो जो गाल मिज नामक ये कीड़ा है वो धीरे धीरे अनार के पेड़ से खत्म हो जाएगा और निश्चित है कि आप अच्छा से अच्छा उत्पादन अनार का ले पाएंगे। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं। इसके अलावा कीट और रोग व्याधियों से बचने के लिए बाग का नियमित निरीक्षण करें। बाग में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। रोग एवं कीट ग्रसित शाखा को काट कर जला दें। बाग की नियमित सिंचाई करें और सही समय पर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार अनार के बाग कीट और रोग मुक्त रहेंगे और अच्छी पैदावार होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में, जिसमें किसान कम जगह में साल भर हरा चारा उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही इससे पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उगाएं इस तकनीक से हरा चारा, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। ये हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में से 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा
1.5 फीट गुना 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकालने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इनमें चौथे से 10वें दिन तक वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिन तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। किसानों केवल चारा उगाने के लिए बीज, ट्रे और ट्रे में रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होती है तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि से चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है। साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसी अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक में गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेजपुर, जिला समस्तीपुर के कृषक घनश्याम लाल ने। ये भेड़ और बकरियों में फड़किया रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालक भाइयों, राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले रोग की। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में फड़किया एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंसिस के कारण होती है। ये जीवाणु सामान्यतः पशुओं के आंत में रहता है। ज्यादा चराई करने से ये बीमारी हर उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है। इस बीमारी में भेड़ बकरियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण पशु शीघ्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आ पाता कि ये कौन सी बीमारी है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोग भेड़ बकरियों में ज्यादा खाने पीने से होता है। जब फसल कटाई होती है उसके बाद में जो नई कोंपले खेतों में उगती है उनको खाने से पशुओं में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स भेड़ों में पेट के अंदर हो जाता है, जिससे आफरा आता है और पशु कालग्रस्त हो जाता है।
किसान भाइयों, इस बीमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है। इस बीमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है। इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं। पशुओं को दिए जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन न करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चरने नहीं देना चाहिए ताकि पशु अत्यधिक चारा नहीं खा पाए। नियमित रूप से इसका टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण साल में 2 बार दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिसमें 2.5 ml की डोज पशुओं की चमड़ी के अंदर लगाई जाती है, जिससे न केवल बचाव होता है बल्कि भेड़ बकरियों के शरीर का भी विकास होता है। बीमारी बहुत तीव्र गति से फैलती है, इसलिए अपने भेड़ों को, अपने बकरियों को नियमित रूप से इसका टीकाकरण करवाएं और इसका लाभ लें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।